हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचडी के क्लासेस पे। हमने अभी प्रीवियस वीडियो में मतलब पार्ट थर्ड में हमने ये देखा था, हमने मतलब चैप्टर्स क्लियर करे थे, टॉपिक्स हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, सोर्सेज पढ़े थे उसके बारे में, और हमने कुछ ड्रॉबैक्स भी देखे थे, शॉर्ट कमिंग्स भी देखी थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, कौन सा, अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स आर रे ऑफ होप। अब कई सारे अल्टरनेटिव मार्केट्स बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, और उनके लिए क्या थी, एक उम्मीद की किरण जैसे थे। ठीक है, पढ़ते हैं। एन अल्टरनेटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए क्या बनाया गया, एक अल्टरनेटिव वे बनाया गया, दूसरा रास्ता बनाया गया। एमर्ज आर चैलेंज व फार्मर्स। अब जो इनके चैनल्स थे, जो फार्मर्स के चैनल बनाए गए थे, अब उनको क्या करा, एमर्ज करा गया, एक साथ लाएगा। कैन डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू द कंज्यूमर। अब बीच में जो सारे वो क्या होते थे, बीच में दलाल होते, बीच में कई सारे लोग होते थे, अब उनको हटा के, बीच के जो मिडल मैन होते थे उनको हटा के क्या कर दिया, अब जो प्रोड्यूस है, जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे, अब डायरेक्ट किसको बेच सकते हैं, कंज्यूमर को बेच सकते हैं। कैसे, दीज चैनल्स आर अपनी मंडी एंड बिग बाजार्स। अब इनको हम क्या क्या बोलते हैं, हम इनके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होते हैं, जो आपको जो बुक में दिए गए हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, जैसे अपनी मंडी और बिग बाजार कहाँ पे कहा जाता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। यहाँ पे अपनी मार्केट और बिग बाजार फार्मर्स क्या करते हैं, लगाते हैं अपनी और डायरेक्ट सेल करते हैं किसको, अपने कंज्यूमर्स को। जैसे हर्ष पर मंडी, ये कहाँ पे कहा जाता है, पुणे में लगती है। रिथु बाजार्स, ये कहाँ लगते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट मार्केट्स लगती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और उजव सैंडीज, इनको क्या कहते हैं, उजव सैंडीज, तो ये कहाँ पे कही जाती है, तमिलनाडु में। जो ये नाम है आपको क्या करने हैं, ये याद करने हैं, ये अलग अलग जगहों पे लगने वाली अल्टरनेटिव मार्केट्स के नाम है, जो फार्मर के द्वारा लगाई जाती है। और इसमें ना कोई मिडल मैन होता है, इसमें जो फार्मर्स होते हैं अपनी क्या करते हैं, डायरेक्ट सेल करते हैं किसको, अपने कंज्यूमर को। ठीक है, सेकंड क्या आता है हमारा, अनदर चैनल ऑफ एग्रीकल्चर, अनदर चैनल ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज डायरेक्ट सेल कॉन्टैक्ट विद द फार्मर बाय नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स। अब जो अनदर चैनल्स हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के, अब वो क्या करते हैं, फार्मर क्या लेते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। जैसे अब जो फूड्स वाली मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जैसे KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गए, लेज हो गए, चिप्स वाली कंपनी हो गई, उनका क्या होती है, इनको जरूरत होती है एक अलग तरीके की, मतलब आप वेजिटेबल्स कह सकते हैं, पटेटो हो गया, उनके जैसे प्रोडक्ट्स में इसी तरह किस्म का क्या होता है, पटेटो की नीड होती है, तो वो आलू की नीड होती है, तो क्या करते हैं, फार्मर्स को क्या देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप हमारे लिए क्या करें, इसकी फसल उगाएं और हमको क्या करें, डायरेक्ट सेल करें। इससे उनका प्रॉफिट भी अच्छा होता है, ना इसमें कोई रेट की होती है, लेकिन रेट उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो MNCs होती है, कि हम आपको इस रेट पे देंगे। और जो MNCs होती है उन्हीं उन्हीं जो फार्मर्स को क्या करती है, सीड्स प्रोवाइड कराती हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं, और एडवांसमेंट के लिए क्या कराती हैं, उनको मदद करती रहती हैं। ठीक है, आगे जैसे एग्जांपल हो गया हमारा रिलायंस रिटेल्स, ये जैसे रिलायंस रिटेल हो गई, क्या करती हैं आपस में, उनको कॉन्टैक्ट बेस पे देती रहती है और उनकी हेल्प करती रहती हैं। ठीक है, दीज कंपनीज ऑफर एडवांस पेमेंट, और ये फार्मर्स को क्या देती हैं, एडवांस पेमेंट देती हैं, टू सप्लाई फार्म प्रोडक्ट्स, उनके फार्म प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए। प्री डिटरमिनेंट प्राइस, मैंने बताया था, जैसे प्री डिटरमिनेंट प्राइस पहले से तय होता है कि हम किस रेट पे लेंगे। दीज कंपनी ऑल्सो हेल्प फार्मर्स विद सीड्स एंड वेरियस अदर इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन। अब यही कंपनीज क्या करती हैं, फार्मर्स को जो उनको नीड, जिस हिसाब से नीड होती है उसी टाइप के उनका सीड प्रोवाइड कराती हैं, और कई सारे फार्मिंग इनपुट्स प्रोवाइड कराती हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसकी वजह से दिस विल हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, इसी वजह से मार्केट एक्सपेंशन होने में मदद मिलती है फॉर द फार्म प्रोडक्ट्स को, एंड विल रिड्यूस प्राइस रिस्क, और प्राइस रिस्क की क्या हो जाती है, चिंता खत्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है पूरा रिस्क। किसके लिए, स्मॉल और जो मार्जिनल मध्यम वर्ग के हमारे जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं। समझ गए, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हो चुका है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केटिंग रिस्क का दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन होता है क्या है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है टू द रीएलोकेशन ऑफ सम फार्मर प्रोडक्टिव। अब क्या कर रहे हैं हम, फार्म प्रोडक्टिव जो रिसोर्स है, अब उनको नई एक्टिविटीज में ला रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को बदलने किसमें, अब किसको कम करने के लिए, मार्केट रिस्क को कम करने के लिए। बिकॉज प्राइस ऑफ ऑल द क्रॉप्स में नॉट ड्रॉप एट द सेम टाइम। अब
जो प्राइस है किसका, क्रॉप्स का, हर समय क्या नहीं हो सकता, प्राइस एकदम से कम नहीं होगा। उसकी वजह से वन क्रॉप फैचेस लो रेवेन्यू। अगर आप क्या कर रहे हो, मतलब दूसरी जो आपके, आपने एक खेत में क्या करी, 2 क्रॉप उगाई, उसकी वजह से अगर दूसरी क्रॉप का प्राइस अगर आपको कम मिल रहा है तो उसकी जो दूसरी वाली फसल है उसका प्राइस तो हाई होगा, वो तो अच्छे रेट पे जाएगी, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो दोनों क्रॉप उगाई अलग अलग, उन दोनों के प्राइस एक साथ क्या हो जाए, गिर जाए। ठीक है। The other crop may fetch high revenue, so diversification helping stabilization of real income। इसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने से हमको क्या मिलती है, फार्म जो इनकम होती है उसको स्टेबलाइजेशन मिलती है, मतलब स्टेबल रहती है हमारी इनकम। अब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन 2 तरीके से होती है। एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हमने जैसे भी पढ़ा था, क्रॉप प्रोडक्शन को क्या करें, डाइवर्सिफिकेशन करें कि आप एक क्रॉप ये वाली उगाएं, एक क्रॉप ये वाली उगाएं, मतलब डाइवर्स कर लिया हमने। दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि आप नॉन क्रॉप प्रोडक्शन से अलग एक्टिविटी करें कुछ, मतलब आप फसल ना उगा के आप कुछ और डेयरी एक्टिविटी कर रहे हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज हो गई, आपने एनिमल हस्बेंड्री कर ली या कोई शॉप खोल लिया, कोई डेयरी खोल लिया आपने, उस तरह की चीजें। ठीक है, पढ़ते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन होता है क्या है, इट इम्प्लाइज प्रोडक्शन ऑफ अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप। इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन होता है डाइवर्स वेरीफाई ऑफ क्या करते हैं क्रॉप्स का, इसलिए रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप, किसी एक क्रॉप को न रखते हैं, कई सारी क्रॉप को क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। इट मीन शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम, इसमें क्या करते हैं, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से किस में आ जाते हैं, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर। समझ गए। ऐसे ये वाला है हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट। इट इम्प्लाइज शिफ्ट फ्रॉम वन क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज प्रोडक्शन एक्टिविटी। हम साथ में फार्मिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हम साथ में क्या भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी अदर एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे हम खेती भी कर रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, गाय का दूध भी निकाल रहे हैं, गाय भी हमारे घर भैंस है तो हम उसका भी क्या कर रहे हैं, दूध भी बेच रहे हैं साथ साथ। तो ये किस में आ गया हमारा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब जो हमारा इमर्जिंग चैलेंज था उसमें पहला आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्या पढ़ना है हमें, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या आएगा हमारा, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर में हमने देखा फाइंडिंग ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, लिवलीहुड जीने के लिए आउटसाइड एग्रीकल्चर, इट इज इंपॉर्टेंट इमर्जिंग चैलेंज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब हमारे 3 तरीके की एक्टिविटीज आती हैं बाहर, या तो आप एनिमल हस्बेंड्री कर लीजिए, ठीक है, मतलब आप जैसे गाय हो गई, वो भैंसे हो गई, हमारी सीप्स हो गई, मुर्गियां हो गई, उनको क्या कर लीजिए, पालन पोषण कर लीजिए, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज कर लीजिए, मछली पालन। हॉर्टिकल्चर्स में हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आती है। चलिए इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हमारा क्या आता है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को देखते हैं सबसे पहले, सॉरी ये हमारा क्या है, पहले एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट अदर देन फार्मिंग। एनिमल हस्बेंड्री एक इंपॉर्टेंट एरिया है, मतलब एक ऐसा अहम हिस्सा है किसके, एम्प्लॉयमेंट का, अदर देन फार्मिंग। फार्मिंग से अलग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लिवली स्टॉक फार्मिंग। हम इसे क्या भी बोलते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिवली स्टॉक इन इंडिया आर पोल्ट्री, कैटल एंड गोट्स एंड शीप। इसमें हम क्या करते हैं, पोल्ट्री करते हैं, कैटल करते हैं, गोट्स एंड शीप, मतलब हम क्या करते हैं, गायों को पालते हैं, हम मुर्गियों को पालते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, इनकी रियरिंग कराते हैं, आगे इनको करवाते हैं। एंड ये हमारी बहुत ज्यादा लिवली स्टॉक के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है कि हम इसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देखी जाती है, किसके बाद, अदर देन हमारी फार्मिंग के बाद। ठीक है। अब इसके 2 प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स आती हैं। 2 मेजर प्रॉब्लम क्या है इसकी रिलेटेड टू लिवली स्टॉक सेक्टर में, कि लो प्रोडक्टिव ड्यू टू बैकवर्ड नॉन हाउ एंड। अब लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसकी वजह से हमें लो प्रोडक्टिव देखने को मिलती है, और डेफिशिएंट वर्टिनिटी केयर, और लोग इसकी क्या नहीं कर पाते, ज्यादातर अच्छे से केयर नहीं कर पाते। उसकी वजह से हमें क्या देखनी पड़ती है, इसमें लॉस होता है और लो प्रोडक्टिविटी देखनी पड़ती है। यही 2 मेन कारण है इसके डाउनवर्ड किए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इन मोस्ट एरियाज लिवली स्टॉक फार्मिंग इज कंबाइंड विद क्रॉप फार्मिंग। अब कई एरियाओं में क्या देखा जाता है कि लिवली स्टॉक फार्मिंग को किसके साथ कंबाइन कर देते हैं, क्रॉप फार्मिंग के साथ। इट इज नोन एज, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉप लिवली स्टॉक फार्मिंग सिस्टम। अब इसमें
ऑपरेशन फ्लड, एक आपको टॉपिक जानना जरूरी है, ऑपरेशन फ्लड क्या होता है, ये आपको समझ आ गया। मिक्स्ड क्रॉप लिवली स्टॉक फार्मिंग, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों चीज को कंबाइन कर देते हैं, क्रॉपिंग को भी, फसल को भी और लिवली स्टॉक को भी, ठीक है। अब ऑपरेशन फ्लड क्या है, सिस्टम ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव लॉन्च। अब ये किसके लिए करा गया था, मिल्क कोऑपरेटिव चलाई गई थी, मतलब मिल्क को एक साथ, कोऑपरेटिव का मतलब एक साथ सेल करना। ये लॉन्च कब हुई थी, 1966 में, जिसे हमने क्या भी बोला था, व्हाइट रेवोल्यूशन, जब हमारे कंट्री में क्या आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन। अब व्हाइट रेवोल्यूशन में हुआ क्या था, मेंबर्स फार्मर्स पूल देयर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फॉर कलेक्टिव सेल इन द मार्केट। अब इन्होंने क्या करा, जो फार्मर्स थे उन्होंने अपनी कलेक्टिव करी, मतलब जो प्रोडक्शन थी मिल्क की, इन्होंने क्या करा, कलेक्टिव एक जगह इकट्ठे करी और मार्केट में एक साथ जाके क्या करी, सेल करी। उसकी वजह से क्या हुआ, इट इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस एंड इंक्रीज बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स। अब इसकी वजह से इंक्रीज हुई क्या, क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई प्रोड्यूस की, और इंक्रीज हुई बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स। इसकी वजह से जो मार्केट में अच्छे रेट लगवा पाए फार्मर्स, बार्गेनिंग पावर उन्हें मिली, उसकी वजह से क्या उन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ, उसकी वजह से वो अच्छे रेट लगवा पाए अपने मिल्क के। इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट चीपर। एपिक सेंटर ऑफ इन गुजरात, और इसका एपिक सेंटर कहाँ पे था, हमारा गुजरात में था। इंपॉर्टेंट नॉन फार्म एरिया इनकम जनरेशन, और एक इंपॉर्टेंट नॉन फार्म इनकम जनरेशन का जरिया बना। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी किसके बारे में, फिशरीज। अभी फिशरीज क्या होती है जानते हैं। फिशरीज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द स्टेट्स ऑफ केरल, महाराष्ट्र। अब जो फिशरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें लिवलीहुड रहने के लिए, कहाँ पे, केरल स्टेट होगी, महाराष्ट्र स्टेट होगी, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है। फिशिंग कम्युनिटी, अब जो फिशिंग कम्युनिटी होती है कंटिन्यूस टू बी बैकवर्ड कम्युनिटी इन अवर कंट्री। इन्हें क्या माना जाता है, बैकवर्ड पिछड़ी कम्युनिटी माना जाता है हमारी कंट्री में। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन। अब हमने कई सारे स्टेप्स उठाए इनके लिए जिनसे इनकी इंप्रूव हो सके इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे लाइक क्रेडिट फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू द फिशिंग कम्युनिटी टू ब्रेक देयर कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ इंडेप्टनेस। अब जिसे उधार के जाल में ना फंसे, अपने उधार क्लियर कर पाए, इसकी वजह से हमने क्या करा, इनको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई फिशिंग कम्युनिटीज को। एंड नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी शुड बी मेड टू मीट क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फिशर्स कम्युनिटी। और हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी वहां पे क्या करा, क्रिएट करा, जिससे इनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। एंड फिशरी टेक्नोलॉजी शुड बी अपग्रेडेड, और जो फिशरी टेक्नोलॉजी थी हमने उसको क्या करा, अपग्रेड करता रहा, जिससे उनका प्रोडक्शन लेवल अच्छे से बढ़ सके, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ फिशरीज यूज्ड इन इंडिया। अब दो तरीके के सोर्स होते हैं, एक तुम्हारा इनलैंड सोर्स होता है, एक होता है मरीन सोर्स, ठीक है। अब इनलैंड सोर्स क्या होता है, जैसे रिवर हो गया, लेक्स, पॉन्ड्स ऑफ स्ट्रीम्स। इससे क्या होता है, इट कंट्रीब्यूट 65% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन में से हमारा 65% कौन देता है हमें, इनलैंड सोर्स, जिसमें क्या आती है, रिवर आती है, लेक्स आती है, पॉन्ड आती है, हमारी स्ट्रीम्स आती है। ऐसी मरीन सोर्स जिसमें सी, समुद्र और ओशियंस आ गए हमारे, ठीक है। अब इट कॉन्ट्रीब्यूट 35% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ फिश प्रोडक्शन, और ये हमें कितना प्रोडक्शन देता है, 35% मरीन सोर्स देता है, 65% हमें कौन देता है, इनलैंड सोर्सेज। ये हमारे क्या है, दो सोर्सेज है किसके, फिशिंग यूज्ड इन इंडिया। एक तो हमारा हो गया इनलैंड सोर्सेज, एक हो गया हमारा मरीन सोर्सेज। ये हमें 65% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है और ये हमें कितना देता है, 35%, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आता है हमारा हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हॉर्टिकल्चर की वजह से हमें क्या मिला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर का मतलब ये है कि आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो किसका, क्रॉप प्रोडक्शन का। जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूड, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या क्या आती है जानते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट जो सजाने वाले प्लांट्स होते हैं डेकोरेशन के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स, इस प्लांट्स आएगा, जो मेडिसिन दवाओं में यूज होते हैं, दवाइयों में यूज होते हैं वाले प्लांट्स हो गए, और एसेक्टर, ठीक है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। अब इंडिया क्या है, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कहाँ पे, पूरे वर्ल्ड में, जो वेजिटेबल और फ्रूट्स को ग्रो करता है, ठीक है। वी आर एमर्जिंग एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज। हम एक एमर्जिंग लीडिंग प्रोड्यूसर है किसके, मैंगोज के, बनानास के, कोकोनट्स के, कैस्यूस के, नट्स के, और वेरियस स्पीसीज, और कई सारी क्या है, स्पीसीज हैं, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, इट कंट्रीब्यूट्स 1/3 वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड 6% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। अब ये कंट्रीब्यूट करता है 1/3 ऑफ हमारे किसमें,
एग्रीकल्चर आउटपुट में, और 6% हमारा किसमें, जीडीपी में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। हॉर्टिकल्चर हमारा 6% कंट्रीब्यूशन है इसका किसमें, जीडीपी में। ठीक है। सेकंड, एनहांसिंग द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, मार्केट लिंकेज एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स। अब जो हम हॉर्टिकल्चर को और ज्यादा क्या करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं। एनहांसिंग करने के लिए इसको क्या किसकी जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, बिजली के लिए कोल्ड स्टोरेज, उनको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, एंड मार्केट लिंकेज और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स के लिए इसको क्या मिलेगा, इससे बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो पाएगी और एनहांस हो पाएगी पूरी अच्छी हमारी मार्केट में। हॉर्टिकल्चर को इन्वेस्टमेंट की नीड हो गई किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, मार्केट लिंकेज और टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है टानवा। अब टानवा है क्या, TANWA, ठीक है, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। टानवा की फुल फॉर्म क्या हो गई, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर इज अ प्रोजेक्ट लॉन्च इन तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ इनके लिए, टू ट्रेन वुमेन इन डाइवर्स टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, कि वुमेन्स को क्या सिखाया जा सके, डाइवर्स टेक्निक सिखाई सके, मतलब और भी टेक्निक सिखाई जा सके किसकी, फार्मिंग की, फसल उगाने के लिए, मतलब और भी कई सारी टेक्निक्स सिखाई जा सके किसको, हमारी तमिलनाडु की जो वुमेन्स हैं। ठीक है। पर्पस, अब इसका पर्पस कारण क्या है, टू रेज एम्प्लॉयमेंट, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, ठीक है, एंड इनकम थ्रू हाइगर प्रोडक्टिविटी, और उनको हाइगर प्रोडक्टिविटी, जो अच्छी फसल और ज्यादा फसल उगेगी उसको प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से क्या होगी, उनको हाइगर इनकम होगी। ठीक है, उसकी वजह से These groups work as SHGs, और ये वर्क किसकी तरह करते थे ग्रुप सारे, SHGs के, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह ही क्या करते थे सारे ग्रुप, काम करते थे। समझ आ गया टानवा। टानवा की फुल फॉर्म याद रखनी आपको, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। ये प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया था, तमिलनाडु में, ट्रेन करने के लिए वुमेन्स को डाइवर्स टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग्स की। ठीक है। पर्पस याद रखना, टू रेज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए और इनकम बढ़ाने के लिए हाइगर प्रोडक्टिविटी की वजह से। और ये काम कौन करता है, these ग्रुप्स वर्क एज SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह काम करते थे। अब जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया में क्या आया था, गोल्डन रेवोल्यूशन आया था और ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ठीक है। अब गोल्डन रेवोल्यूशन क्या होता है, पढ़ लेते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन series of research, development and technological advancement that increase the production of horticulture crops जैसे vegetable, fruits and honey। अब जो हमारा कौन सा गोल्डन रेवोल्यूशन है, गोल्डन रेवोल्यूशन में क्या होता है, गोल्डन रेवोल्यूशन किस लिए भी कहते हैं, जैसे हनी हो गया, हॉर्टिकल्चर के लिए माना जाता है। ये एक ऐसी सीरीज ऑफ रिसर्च है, हमने इसमें ऐसी रिसर्च देखी थी, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था, और जिससे इंक्रीज हो सके क्या, एक हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स थी, जिसमें हमारे वेजिटेबल, फ्रूट्स हो गया और साथ साथ हमारा हनी हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ऐसे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने देखा था रेवोल्यूशनरी राइजिंग क्रॉप प्रोडक्शन, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन में राइज हुआ था, जिसमें हम क्या कर सके थे, पर्टिकुलरली व्हेन व्हीट और राइस, किसके लिए, व्हीट और राइस, गेहूं और चावल के लिए, विद द हेल्प ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। उसकी वजह से हमारी कंट्री में गई थी HYV टेक्नोलॉजी और केमिकल इनपुट्स ऑफ फार्मिंग देखे गए थे हमारी कंट्री में। समझ गए, गोल्डन रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज ऑप्शन ऑफ लिवलीहुड इन रूरल एरियाज। अब आईटी सेक्टर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऑप्शन था किसकी, लिवलीहुड इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में एक रहने के लिए, लोगों के लिए, लिवलीहुड के लिए एक कारण बन चुका था क्या, आईटी सेक्टर। जैसे आईटी रेवोल्यूशन इज प्रमोटिंग इंडियन इकोनॉमी एज अ नॉलेज इकोनॉमी। आईटी जो सेक्टर हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा रेवोल्यूशन लाया जिसने प्रमोट करा इंडिया इकोनॉमी को, किसमें, एक नॉलेज इकोनॉमी में। अब नॉलेज इकोनॉमी के होने के कारण इट इज एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज ऑप्शन ऑफ लिवलीहुड इन रूरल एरिया। अब एक्सपेक्टेड करा गया कि एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा किसमें, लिवलीहुड में, रूरल एरिया की जो रहने का पूरा तरीका है वो रूरल एरियाज का। अब किस पे हमारा निर्भर होने वाला है, आईटी इंफॉर्मेशन पे। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट प्राइसेस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आईटी की वजह से क्या कर पाते हैं, प्राइजेस प्रिडिक्ट कर पाते हैं, क्या प्राइजेस होने वाले हैं, वेदर पता कर पाते हैं, उसकी वजह से उनको फसल उगाने में मदद मिलेगी, कौन सी कब उगानी है, सॉइल कंडीशंस पता कर पाती हैं डिफरेंट क्रॉप्स के लिए। ठीक है।
एंड एकेडमी कॉल्ड, एक एकेडमी है जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी, एक एकेडमी है जिसमें ये सब सिखाया जाता है, इसमें इसकी स्टडी होती है, हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, और ये स्टैब्लिश करी गई थी किसके द्वारा, जमशेदजी टाटा के द्वारा, जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी। ओके, ये हमारा चैप्टर है। अब ये इसका लास्ट टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक छोटा टॉपिक और है। अब एक टॉपिक आता है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमने इसके कई बार पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट जैसे कल्टीवेशन। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? एक ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, फार्मिंग रिलाइज अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स ऑफ कल्टीवेशन। हम इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक या जिसे आप कह सकते हैं विदाउट एनी केमिकल यूज के हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। इसको ऐसी फसल उगाते हैं जिसमें हम ना केमिकल के यूज करते हैं, सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग, एक ऐसा सिस्टम ऑफ फार्मिंग है जो रिस्टोर करता है, मेंटेन्स करता है, एनहांस करता है किसको, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारी इकोलॉजिकल मतलब एनवायरनमेंट में क्या बनाए रखता है, एक बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, अब बेसिक ऑर्गेनिक इनपुट्स क्या है, जैसे एनिमल मैन्योर्स हो गया, कंपोस्ट हो गई, एनिमल मैन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गई, खाद हो गई, इसके ये बेसिक इनपुट्स हैं। ओके, एंड देयर इज नो यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स, हम इसमें कोई केमिकल इनपुट्स का यूज नहीं होता, लाइक जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का और पेस्टिसाइड्स का, ये प्योर ऑर्गेनिक होती है। इट इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग सॉइल, इसमें क्या फोकस रखा जाता है कि मेंटेन रहे हमारी सॉइल की हेल्थ, सो दैट फार्मिंग बिकम्स अ लॉन्ग पीरियड सस्टेनेबल प्रोसेस, और फार्मिंग क्या बन सके, एक लॉन्ग सस्टेनेबल एक प्रोसेस बन सके, मतलब हमेशा हम क्या कर पाए, फार्मिंग कर पाए बिना सॉइल को खराब करे हुए, विद इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ। एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ अगर हम फार्मिंग करेंगे तो हम बहुत लंबे समय तक ये सब कर पाएंगे। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या इसके बारे में पढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और व्हाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करनी चाहिए। सबसे पहला, डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, इसकी वजह से हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते। इट डज नॉट यूज सिंथेटिक केमिकल्स विच आर पेट्रोलियम बेस्ड, हम सिंथेटिक केमिकल्स को यूज नहीं करते जो पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है। सेकंड, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं हमारे ग्राउंड वाटर को, किसके द्वारा, रेजिंग द नाइट्रेट कंटेंट, जिसमें क्या होता है, मेन नाइट्रेट कंटेंट मिला होता है जो हमारी सॉइल को क्या करता है, वाटर को, ग्राउंड वाटर को खराब करता है। ओके, अब नाइट्रेट्स आर हेल्थ हजार्ड पोल्यूट, नाइट्रेट क्या होता है, एक हेल्थ हजार्ड पोल्यूट होता है जो एनवायरनमेंट को गंदा करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्कार्ड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको यूज नहीं करती केमिकल फर्टिलाइजर्स को। ठीक है, अब सस्टेन रहती है हमारी सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल में नमी फर्टिलिटी बनी रहती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एरोड्स द सॉइल फर्टिलिटी, बट एनिमल्स मैन्योर्स, जो ये केमिकल्स होते हैं सब तो खराब करते हैं, बट जो एनिमल मैन्योर कंपोस्ट होती है ये हेल्प करती हैं सस्टेन रहने में सॉइल फर्टिलिटी को, और इट इज कंडक्टिव टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, एंड हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड, अब इसका जो ऑर्गेनिक फार्म होता है उसका जो फूड होता है बहुत ज्यादा हेल्थियर होता है और खाने में भी बहुत ज्यादा क्या होता है, टेस्टी होता है। ऑर्गेनिकली जो ग्रोन होते हैं फ्रूट जो बनते हैं मोर न्यूट्रिशन होते हैं देन द फूड फ्रॉम केमिकल फार्मिंग, जो केमिकल फार्मिंग से बनेंगे। अदर देन ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले क्या होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियंस होते हैं। इट ऑफर्स मच टेस्टियर फूड, और ये ऑफर करते हैं बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, खाने में टेस्ट अच्छा होता है देन कन्वेंशनल फार्मिंग, जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती है, केमिकल पेस्टिसाइड्स वाली फार्मिंग होती है, उनके जो फूड होते हैं उससे बेटर होते हैं ये वाले फूड्स। ठीक है, समझ आ गया आपको एडवांटेजेस। अब आता है हमारा फिफ्थ, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, और एक इनएक्सपेंसिव फार्मिंग है, मतलब इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। कन्वेंशनल फार्मिंग मेक्स यूज ऑफ, इसमें क्या होता है जो हम केमिकल्स वाली करते हैं इसमें HYV सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, और गुड इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए इन सबके लिए, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा लगता है। दीज थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ये क्या होती है, कई जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं इसके इनपुट्स। मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इन इंडिया आर स्मॉल एंड मिडिल क्लास फार्मर, हमारे इंडिया में क्या है, ज्यादातर स्मॉल और मिडिल क्लास फैमिली है, सारी फार्मर्स हैं। उसके वजह से दे ऑफ्टन स्लिप इनटू इंडेप्टनेस, इसके वजह से वो मतलब हमारे उधार के जाल में ना फंस जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, परचेज करते हैं ये इनपुट्स, और उसके क्या होता है ये उधार उन पर पड़ जाता है। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर इन एक्सपेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया,
अब लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या प्रोवाइड कराती है आपको, इनएक्सपेंसिव, मतलब बिना खर्चे की कोई फार्मिंग हमारे इंडिया में प्रोवाइड कराती है फैसिलिटी, ठीक है। ये इसलिए क्या जाती है, अच्छी मान जाती है। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, अब कॉम्पिटिटिव भी एडवांटेज है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है अभी कैसी है, किस कौन सा बेस है, लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, मतलब लेबर लगती है, ह्यूमन की जरूरत होती है। अबंडेंस ऑफ लेबर प्लेसेस इंडिया इज अ पोजीशन टू स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। और लेबर प्लेसेस इंडिया में क्या एक पोजीशन है, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग हो पाएगी उसकी वजह से, क्योंकि हमारा लेबर इंटेंसिव पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम पे लेबर बहुत सारी है इंडिया में, ठीक है। ये क्या थे, इसके कुछ एडवांटेजेस थे जो आपको समझ आ गया, हमने एडवांटेजेस देखे। और इसी के साथ हमारी चैप्टर रूरल डेवलपमेंट क्या होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो, हमारे चैप्टर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छा लगता हो, ये नोट्स हैं ये आपके प्रॉपर आपके एंड मतलब जो बुक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर नोट्स हैं जो आप इन्हें लिख सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा, सी यू।